I'm sure after listening to such an illuminating lecture, there must be some questions in your mind. But we are running out of time, so please be precise in your questions and the floor is open, you can ask questions. तो फिर कौटिल्य ने उसमें रियलिज्म का कॉन्सेप्ट लाके अखंड भारत जैसे देश के निर्माण के लिए जो मंडला थ्योरी इन सबको उनमें इंक्लूड किया और धर्मशास्त्र और ये कह सकते हैं यथार्थवाद का एक सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सत्यगोपाल जी जो आपके एक कुशल प्रशासक और प्राचार्य हैं, उन्होंने जो बातें कही विवेकानंद जी के बारे में कि उठो जागो, वो कठोपनिषद के 3 अध्याय की अंतिम बल्ली का श्लोक है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 तक उनका जीवन था। जो डॉक्टर सत्यगोपाल जी ने कहा उसमें विवेकानंद के जीवन और चरित्र से प्रेरणा तो सब लोग ले सकते हैं। उन्होंने बात जो कही वो एक खास परिप्रेक्ष्य में कही। हमारे विद्यार्थी मित्र ने जो प्रश्न उठाया, कहाँ हैं कि नहीं? अच्छा, ऐसा है कि पूरा समय नहीं मिला। जैसे दंड की बात कहा सत्यगोपाल जी ने, दंड पर अकेले 4 दर्जन से ज़्यादा रेफरेंस सहित श्लोक हमको याद होंगे, लेकिन वो हमारा विषय नहीं आ पाया था। तो दंडः शास्ति प्रजा सर्वाः दंडवा विरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। विद्वानों ने दंड को ही धर्म कहा है। मैं ये सोचा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं ये सोचा कि मैं तो पूरा दंड नीति पर बोल ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले दंड नीति को क्लियर कर देना चाहिए था। अब मैं समझ रहा हूँ। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र नीतिसार बृहस्पति, ये सब दंड नीति की ही परंपरा में आते हैं, दंड नीति की परंपरा में। अब सवाल ये कि आपने 2 प्रश्न उठाया। एक तो आपने ये कहा कि जब मनु महाराज ने कहा जो धर्म के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो उसको कौटिल्य ने आगे बढ़ा के कुछ कहा। मैंने अपनी बात में स्पष्ट कहा कि धर्मशास्त्रों की परंपरा जिसमें मानव धर्मशास्त्र आता है, उससे यह अलग परंपरा ही है यह। और मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि पारलौकिक जो चीज़ें उधर थीं धर्मशास्त्रों में, उसे लौकिक की ओर ले आए। सत्यगोपाल जी ने एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम उन चीज़ों को व्यवहार में सीखें और उनसे जाने, वो चेंज हो गया। तो इसलिए 2 चीज़ों को अलग अलग कर दीजिए। देखिए, धर्म वास्तव में मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई उसकी अंतिम व्याख्या शास्त्रों में नहीं है। हमारे मित्र प्रोफेसर बैठे हुए हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। उस समय आप थे कि नहीं थे? मैंने इन लोगों को वही 10 लक्षण बताया लास्ट में, औरों के अलावा कि धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचिम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का परिप्रेक्ष्य आदि भौतिक जगत से है। उसके लिए आपको किताब पढ़ना चाहिए, मेटाफिजिकल फाउंडेशंस ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थॉट बाय प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने छोटी बड़ी 54 किताबें लिखी हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए। उससे ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। शिक्षक का दायित्व यह है कि अब हमारे यहाँ एक अध्यापक हमको बच्चे आके बताए कि पढ़ा रहे थे कि वो ढेरुआ देश खा गया। अब हम सुने, हमको उन्होंने बताया तो हमके बेटा जाने दो। अब जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी, जो उनको बुला के मैंने कहा कि यार बेहतर ये होता कि तुम उधर वाला पोर्शन ले लेते और हम इधर का कहें हमको तो खराब पढ़ाओ थे। कहा हमके तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा ख़राब भी पढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा, तुमको अच्छा वाला दे रहे हैं।
तो उसी दिशा में चले जाओ। तो जब चीज़ें स्पष्ट और क्लियर की जाएंगी, आपको बताया जाएगा ये, तो आप ये समझ जाएंगे दोनों दो ट्रेडिशन थी, उस ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस करके मैं तुरंत इस ट्रेडिशन पर चला आया। समझ रहे हैं ना। और यह कहना, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि कौटिल्य ने हिडोनिस्टिक फिलॉसफी में, याद करिए बेंथम का नाम लेते हुए हेल्वेटियस का द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मैंने कहा कि वह सुखवादी नहीं था। अब सुखवादी दर्शन को और क्लियर कर दें, भारत में चारवाक दर्शन है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक खाओ जियो तब तक कर्जा लेकर ही घी पियो। हाँ, एक दिन तो मर जाना है, और मर जाना है तो फिर क्या लौट के आना है, और अगर आना भी है तो क्या किसी ने पहचाना है। तो वो जो दर्शन है उससे वह सुकर वृत्ति पैदा किया पाश्चात्य दर्शन में शताब्दियों तक। हमारा दर्शन वो दर्शन नहीं है। जीवन फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है, जो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, पर मैं अपने अर्थ के लिए निकाल रहा हूँ। कौटिल्य ने जीवन को, राज्य समाज और राजा के जीवन को संघर्षों से प्रजा को उबारने, राष्ट्र को उबारने और ऐसी राष्ट्र नीति अपनाने जिसमें सुख और समृद्धि हो, लेकिन केवल सुखवाद न हो, इसीलिए मैंने उसको अलग किया था। कुछ बात आपको स्पष्ट हुई? आई और कोई बताइए। हाँ बोलिए सर। सर, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके की 3-4 साल से विदेश नीतियाँ बना रहे हैं भारत के लिए, हाँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज़्यादा प्रभावित है? जैसे एक आप उदाहरण दीजिए। सर, उदाहरण में जैसे जिस तरह की अभी विदेश नीतियाँ या जिस तरीके से फायर वर्क कर रहे हैं, बर्निंग इशूज़ के ऊपर जिस तरीके से आरोप पर प्रत्यारोप करना, या एक तरीके से अपनी बातों को, जैसे पहले भारत विदेश नीतियों में अपने काफ़ी ज़्यादा डिमिश करके था, वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं रखता था। बट अब टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसे का जवाब दिया जा रहा है अभी फिलहाल में, तो सर ये क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रभावित है या नहीं? ये एक फार्मूला है संस्कृत का, सठे साठ्यम समाचरित। समझ रहे हैं ना। बैठ जाइए। नहीं वो ठीक है, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप बोल रहे हैं। मैं पूरे लेक्चर में कहा क्या, सॉल्व करना क्या चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो नेशनल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने तो कहा, मैं और भी पॉइंट को विस्तृत करता। अगर आप चाहें तो मैं उसी के बराबर लेक्चर अभी भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में राजनीति के इस महाधुरंधर चाणक्य की दृष्टि में राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे मैकियावली में नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं है, सब गैर नैतिक है। इसलिए जहाँ हित सिद्ध हो, ये के एम पनिक्कर की बात मैं कह रहा हूँ, आप अगर जाके पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। इसलिए वो जो कर रहे हैं सबका उद्देश्य नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। फॉरेन मिनिस्टर 1 दर्जन बना दीजिए, फॉरेन मिनिस्टर कुछ नहीं होते। देश की फॉरेन पॉलिसी का माउथपीस प्राइम मिनिस्टर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। फॉरेन मिनिस्टर तो वो एक कौन थे, विदेश राज्य मंत्री थे, जम्मू कश्मीर में गए, उनकी हल्का सा जीप फिसल गई और दिल्ली हवाई अड्डे पर आए, तब तक मंत्रालय से हटा दिए गए थे, तो निजी कार करके तो घर अपने आए। समझ रहे हैं ना। अब चूँकि जयशंकर जी का आदर सम्मान है, JNU से उन्होंने MA किया है, इंटरनेशनल स्टडीज़ के रहे हैं, अधिकारी रहे हैं इतने बड़े, तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। पर याद रखिए, सबके मूल में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि विदेश नीति की वो जो जैसे ताला की कुंजी राष्ट्रीय हित से ही खुलती है, तो नेशनल इंटरेस्ट में जो आएगा वो लेंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर जरा सा चूक हुई न, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कल दूसरा मंत्रालय मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा।
विदेश मंत्री वही बोलते हैं, ये जहाँ किसी विदेश मंत्री की कोई ऐसी स्वतंत्र स्थिति नहीं होती जो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जी रहे हैं, जो अपने से कोई डिसीजन बना ले। ये सब वही वो होता है ना कि क्या कहते हैं, ठाकुर सुहाती बतियाते हैं। जो ठाकुर साहब को पंचायत में ठीक लगे, नहीं तो वो दैहिक समीक्षा पर उतर जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उपाना संस्कार करने लगेंगे। उपाना संस्कार मतलब जूते से पिटाई, और दैहिक समीक्षा मतलब पीटना। तो उससे बचने के लिए हर आदमी अपनी चीज़ सोचता है। और किसी का कोई सवाल आप पूछें, जो भी पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा। हाँ सर बोलिए। regarded that politics and ethics are separated to each other. हाँ हाँ। And Gandhi regarded that politics and ethics are integrated to each other. Sir, who is more relevant today, Gandhi ji or Kautilya? दोनों के सोचने का फर्क था। आप एक शब्द कहीं पढ़ लिए कि इथिक्स और पॉलिटिक्स को उसने अलग किया, ऐसे ही इथिक्स को गांधी ने भी अलग किया है। ये भी ध्यान देने की बात है। कैसे अलग किया है? गांधी अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करते थे। उनके चिंतन में जो चीज़ें हैं उनका परिप्रेक्ष्य दूसरा है। कौटिल्य अंतरात्मा की आवाज़ में नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहता था, और करता था सोसाइटी और नेशन के इंटरेस्ट में। उसने कहीं भी, मैंने अभी कहा है कि अनैतिक साधन भी, मतलब मैकियावली की तरह एंड जस्टिफाइज द मीन्स, उस सीमा तक कौटिल्य जाता है। ही लिटिल बादर्स अबाउट द मीन्स इफ द एंड इज अचीव्ड बाई हुक और बाई क्रूक। चाहे जैसे, अगर हमारा जो लक्ष्य या उद्देश्य है वो राष्ट्र का है, वो निजी नहीं। निजी जीवन में ज़बरदस्त नैतिक है। आपको मैं बता दूं, ज़बरदस्त नैतिक है निजी जीवन में। लेकिन कहा कि राज्य समाज का जीवन और निजी जीवन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस अर्थ में कहा गांधी जी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि भाई इतनी नैतिक विचारधारा गांधी जी कर रहे थे। लेकिन 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर बैठे थे कम्युनल अवार्ड पर, मालवीय जी को जयकर के साथ वहाँ जाके समझाना पड़ा, तब वो किसी तरह से अंबेडकर माने। और उन्होंने किताब लिखा है कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल्स। अब पढ़िए उन चीज़ों को। तो दोनों के दर्शन अनुकरणीय हैं, पर कौटिल्य के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि राज्य नैतिकता नाम की चीज़ नहीं जानता, लगभग जैसा मैकियावली कह रहा है। चूँकि मैकियावली का सिद्धांत बेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पावर थियरी है। कौटिल्य का सिद्धांत केवल पावर थियरी नहीं है, वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। समझ रहे हैं ना बेटा? जब अभी आप पावर थियरी को बहुत अगर पढ़े होंगे तो वो मार्गेंथाउ को पढ़ लिए होंगे कि रियलिस्ट अप्रोच है और पावर पर खड़ा है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है, वो सब चीज़ें ठीक है। कौटिल्य उनसे बहुत आगे है। लेकिन अब हूबहू वैसे ही किसी चीज़ को ज्यों का त्यों ले आके रख दीजिए 2500 वर्ष बाद, तो उसके एसेंस या जिस्ट को समझना होगा और उसके आधार पर तब उसकी तुलना करनी होगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ सर बोलिए। सर, धर्म शास्त्र की जो परंपरा है और अर्थशास्त्र दोनों में मूल रूप से अंतर आपने बताया। क्या अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की परंपरा नहीं? मैंने एक शब्द प्रयोग किया, अगर ध्यान दिए होंगे, कॉन्टिन्यूटी विद द चेंज। समझ रहे हैं? वो वहाँ का जो आवश्यक है वो ये ले रहे हैं, लेकिन केवल पारलौकिक हो, कौटिल्य उससे अलग हो जा रहे हैं। पारलौकिक मतलब ट्रांसेंडेंटल। आजकल दरअसल ये रहता है ना कि अब वो इंद्रजीत बैठे थे कि अंग्रेजिया में बोलने पर लोग समझने लगा कि ओ व्हाट अबाउट दिस बुक, ओ वेरी फाइन, तो सोचते हैं कि बड़ा बहुत अच्छी चीज़ कर गया। और अगर हिंदी में वही बोल दीजिए और संस्कृत में तो मान लीजिए आप सुन लिए, धैर्यवान हैं या जो भी सोचे हों, नहीं तो ये होता है कि अरे भारत को दूसरी शताब्दी की ओर ले जा रहा है। अरे चिंतन कुल वही है। समझ रहे हैं ना? इसलिए धर्म का वही निषेध है जहाँ वो केवल पारलौकिक की रट लगाए हुए है, और इसको कहते हैं पलायनवाद।
मैंने कठोपनिषद के एक श्लोक का उदाहरण दिया, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मित्र तौ संपरीत धीर। वो उदाहरण यही दे करके समझा रहा था। धर्म में, और देखिए ब्राह्मण के लिए न दैन्यम न पलायनम, कौटिल्य कहता है कि दीनता नहीं और पलायन नहीं। संतोष करिए, न किसी के राज्य में रहते हैं और न किसी का खाते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद है कि पढ़ लीजिए तो देखिए वो क्या। और शेष चीज़ें तो जो उन्होंने कहा, योग्यता चौथाई व्यक्तित्व की पूर्ति करती है, शेष प्रतिष्ठा द्वारा खुद ही होती रहती है। ये फ़र्क है बेसिक, ठीक है। और नहीं तो आप पांथम और पारिक की किताब का पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ जाइए, वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल? हाँ आइए सर, बोलिए, आ जाइए, हाँ आ जाइए। थोड़ा सा धीरे धीरे बुढ़ाई, हम लोग एक दिन और बुला लेंगे, हमको लगता है, हाँ, क्योंकि एक हाँ दिन समय बड़ा, लेकिन अब यही अंतिम हो जाए। हाँ अरे आ जाइए, आपका ये कष्टहरण समारोह समझिए, आइए। कौटिल्य का सर महिलाओं पर क्या विचार था? क्योंकि जो उन्होंने बोला अक्सर, जैसे हम लोग उनका सुनते हैं अक्सर, कि जो महिलाओं को सर ज़्यादातर उनके फेवर में नहीं बात करते। क्या कहते हैं? उनके फेवर में ज़्यादा बात नहीं करते महिलाओं को लेकर के। जब दूधरा का इनसे प्रेम हो जाता है चंद्रगुप्त का, तो उसके बारे में बोलते हैं कि महिलाओं को लेकर बोलते हैं उनका। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। ऐसा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट और इसकी ये चारों धाराएं वो आधुनिक समय की देन है। बैठ जाइए। हमारे यहाँ अगर अब तो प्रोफेसर मिश्री लाल बैठे हैं, हमको करेक्ट करेंगे, भवभूत के उत्तर रामचरितम को उठाइए और अध्याय 3 का श्लोक 27, आई कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननुघोर मतः परम किम भवत विपिने हरणी दिशः कथय नाथ कथम बत मन्य से। सीता जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसे पाँव, ऐसा शरीर, ऐसा सौंदर्य से बोझिल चेहरा, ये कहाँ कांटों और झाड़ियों में भटकेगा। शर्म नहीं आई तुमको ये कहते हुए कि वो वन में चली जाए और वो क्या कहते हैं भरत राजा हो जाए? ये कब लिखा जा रहा था? अच्छा, गोस्वामी जी के यहाँ आ जाइए। कोई नारीवादी मैं भयंकर हूँ वो तो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कहीं लोग हमारे ऊपर ही शक न करने लगे। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? भारतीय चिंतन में नारियों के ऊपर 2 तरह के विचार रहे। एक तरफ तो कबीर जी हैं जिनका बीजक साखी सबद रमैनी आप पढ़े होंगे, बनारस के ही लहरतारा के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी त्याग थी जो नित नारी के संग। अब दूसरी तरफ गोस्वामी जी, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण सदा 8 बुर रही, साहस अनित चपलता माया भय विवेक अशौच अदाया। अब जितनी महिलाएं हैं, अगर कबीरदास जी या गोस्वामी जी दिखाई दे जाती तब उनको बताती अब वो क्या करें, संकट मोचन के महंत को खोजें कि भाई वहीं से ये स्कूल ऑफ थॉट आया। देखिए, हमेशा ये याद रखिए, महिलाओं के बारे में भारतीय चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना आई, आप लोग तो चूँकि हम लोग अंग्रेजी दाँ हैं, तो 1949 में द सेकंड सेक्स सिमान डी बुआ की आई, जो जहाँपाल सात्र की वाइफ थी। वहाँ से हम लोग देखे। लेकिन याद रखिए कि 1938 में ही सुश्री महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की बेड़ियाँ लिखा था। अगर वो अंग्रेजी में होती तो आज वो फेमिनिस्ट लिटरेचर की एक मानी जानी किताब होती। महिलाएं दुनिया में भारत से भी ज़्यादा शोषित रही हैं और उनके प्रति पूरा न्याय नहीं हुआ है। 4th सेंचुरी BC में आप खोज के ले जा रहे हैं। कहीं कौटिल्य ने यह तो नहीं कहा कि नहीं महिलाओं के प्रति ये होना चाहिए, लेकिन यहीं देखिए जगह जगह पर अलग अलग प्रसंग हैं। अब तो समय कम है, नहीं तो मैं किसी दिन इसी पर लेक्चर हो जाएगा। गोस्वामी जी ने दूसरी जगह क्या कहा? हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस देई है मोहि लोगू। याद करिए, जो सारे लोग पढ़े लिखे हैं। और दूसरी जगह, जिय बिन देह नदी बिन बारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी।
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। तो ये दो प्रकार की जो विचारधाराएं हैं और चिंतन है। अभी तक देखिए हुआ यह है कि सारे प्राचीन चिंतकों ने महिलाओं के सहज स्वभाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेंडर हार्टेड, कोमल हृदय है। 10 मिनट बात कर लीजिए तो शायद छठी छटाई कोई एक आध होगी जो नहीं कि वो तुरंत पसीज जाती है। दया, करुणा, परोपकार, धार्मिक वृत्ति, ये उनमें मूलता होती है जिसको निकाल नहीं सकते। नहीं तो जो इको फेमिनिज्म है वो क्यों आया? वो क्या नाम है, वो बंदना शिवा, आप पूरी कंपनी को देख लीजिए। तो कभी अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे, और अभी के लिए तो इतना ही यह है, ऐसा वो ठीक है। Thank you so much, sir. And I ensure you that we will call sir one more time and we will have discussion on some other topics such as ecofeminism or any topic which you will suggest.